नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। दिल्ली एनसीआर की हवा का हाल तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हवा के साथ साथ दिल्ली के आसपास के कुछ इलाके ऐसे जहां का पानी भी बहुत ज्यादा खराब है। जी हां, एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि नोएडा के कई इलाकों में हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। यहां पानी पीने लायक तक नहीं है, क्योंकि यहां के पानी का टीडीएस, जिसको हम टोटल डिसॉल्व सॉलिड, तय मानकों से कहीं ज्यादा है। और यही हाल है फरीदाबाद का भी। वैसे एक तरह से कहें तो दिल्ली से सटे नोएडा और फरीदाबाद में केवल हवा का मिजाज ही खराब नहीं है, बल्कि पीने लायक पानी तक लोगों को मैसर नहीं हो पा रहा है, या कहें कि अगर पानी है भी तो वो लोगों को बीमार कर रहा है। तो आज पीने के पानी पर मंडरा रहे इस संकट पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे, समझेंगे क्या है हार्ड वाटर का सॉफ्ट सोल्यूशन। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हवा की तरह पानी भी जिंदगी की वो कहानी है जिसके बिना न सांसें हैं न जिंदगानी है। लेकिन आज ज्यादातर शहरों का संकट यही है कि यहाँ न तो साफ हवा है और न ही साफ पानी है। अब यूपी के नोएडा और हरियाणा के फरीदाबाद को ही ले लीजिए। कहने को ये दोनों शहर दिल्ली के करीब हैं, हर सुविधा से लैस हैं। बावजूद इसके पीने लायक पानी के मामले में दोनों शहर थोड़ा बदनसीब है। पानी हमारी जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत है, लेकिन नोएडा और फरीदाबाद के लोगों को जिंदगी का ये बुनियादी हक तक मैसर नहीं है। इंडिया टुडे ने दोनों शहरों के पानी का हाल जानने के लिए कई इलाकों से पानी के सैंपल्स लिए। उन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया। इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जांच में पता चला है कि दोनों शहरों का पानी पीने लायक नहीं है और सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। बस यूं समझ लीजिए कि हमारी आपकी सेहत जिस पानी के भरोसे है, उस नोएडा के पानी की सेहत खुद भगवान भरोसे है। इंडिया टुडे की पड़ताल में पाया गया है कि नोएडा के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी का टीडीएस 2500 का आंकड़ा पार कर चुका है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पीने लायक पानी का टीडीएस 300 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम तय कर रखा है। कुछ यही हाल फरीदाबाद का भी है। हार्ड वाटर या भारी पानी की समस्या बहुत बार साइंस के अंदर डिस्कस होती रही है। इस बारे में काफी ज्यादा इस प्रकार की परेशानियां, कठिनाइयां और सवाल रहे हैं कि क्या ये भारी पानी या हार्ड वाटर सेहत के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है। भारी पानी या हार्ड वाटर का कंसेप्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कितनी है। दरअसल हमारे शहरों में पानी और पीने लायक पानी का फासला इतना ज्यादा हो चुका है कि बात हमारी आपकी सेहत तक आ पहुंची है। नोएडा और फरीदाबाद का हार्ड वाटर हमारी और आपकी सेहत पर अब भारी पड़ने लगा है। पानी में खनिज का संतुलन बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से शहरों में रहने वालों को तमाम बीमारियों से दो चार होना पड़ रहा है। यदि इसकी खराबी की बात की जाए तो हाँ, कुछ चीजों में परेशानियां आती हैं। जैसे यदि स्किन के ऊपर इसका एक्सपोजर होता है तो स्किन इससे खुरदुरी हो सकती है, उसके अंदर खुजली की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को हार्ड वाटर के इस्तेमाल से बालों के अंदर प्रॉब्लम आती है, बाल गिरते हैं, बालों के अंदर खुजली की समस्या पैदा होती है। उसके अलावा कई हमारे मरीज इस प्रकार के होते हैं जो बताते हैं कि जो हार्ड वाटर है उसका स्वाद उनको पैलेटेबल नहीं लगता, उनको अजीब सा लगता है, तो उसको पीने में उनको थोड़ा सा परहेज होता है। यदि इन चीजों के अलावा स्पेसिफिक डिजीज कंडीशंस पे जाएं तो जिन लोगों को गुर्दे की समस्या, किडनी की समस्या होती है, उन लोगों को हार्ड वाटर को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होने पे वो शरीर में रुक सकते हैं। जिस तेजी से जमीन के भीतर के पानी की सेहत बिगड़ी है, उतनी ही तेजी से पिछले कुछ सालों में आरओ का कारोबार भी फल फूल रहा है। लोगों को लगता है कि आरओ का पानी शुद्ध होता है और सेहत के लिए बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन तमाम रिसर्च में ये पाया गया है कि आरओ के जरिए पानी से वो मिनरल्स नहीं मिल पाते जिनकी जरूरत हमारे शरीर को होती है। आरओ का सिस्टम इसलिए अच्छा है कि आपको साफ पानी होने की गारंटी होती है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का इंफेक्शन आपके शरीर में एंटर नहीं कर रहा है। लेकिन उसी प्रोसेस के साथ जिससे आरओ का पानी बनता है, उसके अंदर के मिनरल्स भी निकल जाते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम हो सकती है। तो लंबे समय यदि हम आरओ का पानी पीते हैं तो उसमें हड्डी के कमजोर होने की, स्किन के कमजोर होने की, मुंह के पानी का जो स्वाद होता है जिससे हम खाना बनाते हैं और पीते हैं, उसके कमजोर होने की, इन सब की समस्याएं बढ़ जाती हैं।
जाहिर है कि दिन ब दिन संकट बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि हवा में घुला प्रदूषण पहले भी हमारा इम्तिहान ले रहा था। अब पीने के पानी में घुले जहर ने परेशानी और बढ़ा दी है। जमीन का पानी पीने लायक नहीं है और आरओ से छान कर पिया गया पानी भी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि अब क्या किया जाए और कैसे पानी के इस इम्तिहान को पार किया जाए। 900 के पार है ये टीडीएस, पीने योग्य बिल्कुल नहीं है। वहीं आरओ के पानी के भी नुकसान होते हैं। इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट लगातार लोगों से ये कहते हैं कि आप साफ पानी पीजिए, क्योंकि इस तरह के पानी पीने से ना सिर्फ आपकी बाहरी स्किन को नुकसान होता है, बल्कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी इस खराब पानी से बहुत खराब हो सकते हैं। विजय नासर के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। चलिए, तमाम हमारे से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर अनिल गुप्ता हैं, बोर्ड मेंबर हैं सीपीसीबी के हमारे साथ। डॉक्टर समीर भट्टी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ है, सीनियर फिजिशियन। और हमारे साथ विक्रांत जी मौजूद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमारे साथ दोनों हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अनिल गुप्ता, किस तरीके से फर्क पता किया जा सकता है कि पानी जो हम पी रहे हैं वो वाकई सही है या नहीं है? किस तरह के पानी को पीना चाहिए? नमस्कार सब आपको और सभी दर्शकों को। पानी तो नेचुरली जब हम पीते हैं तो खुद ही पता लग जाता है कि वो पानी ठीक है या नहीं है। सबसे पहले तो हार्ड वाटर अगर देखें तो जब हम साबुन लगाते हैं तो साबुन लगाने से पता लग जाता है कि वो जल्दी साफ हो रहा है, नहीं हो रहा। आप देखिए, अगर हार्ड वाटर होगा तो साबुन ज्यादा लगाना पड़ता है और वो साफ नहीं होता। तो ये आप कह सकते हो ये हार्ड वाटर है। बाकी उसकी टेस्ट है, उसके बाकी मिनरल्स हैं, बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हैं। पर आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर जब आप पानी पीने के लिए कहेंगे तो वो पीने से ही पता लग जाता है कि पानी की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। मैं अभी आपकी स्टोरी देख रहा था और प्रमुख रूप से जो खराब पानी की स्थिति दिल्ली एनसीआर में है, उसका मेजर जो कंसर्न है या मेजर सोर्स है ग्राउंड वाटर। आप देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो मेजरली यमुना का पानी पीने के लिए आता है। पर क्योंकि अब यमुना का पानी भी काफी गंदा हो चुका है, फिर एक गंग नहर से पानी आता है और ग्राउंड वाटर। हार्ड वाटर को प्योरीफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो नेचुरली मेजर कंट्रीब्यूशन ग्राउंड वाटर का है, जो ये क्वालिटी अच्छी नहीं है। बिल्कुल। मैं इसी के साथ एक सवाल अनिल जी आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं सरकार की तरफ से कि इस तरह का पानी ही लोग पी सकते हैं, इस तरह का नहीं पी सकते, कितनी मात्रा उसमें कितनी होनी चाहिए? ये सब कुछ गाइडलाइंस भी हैं कि उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम की मात्रा कितनी हो? बिल्कुल गाइडलाइंस हैं, 100% गाइडलाइंस है और हर तरह की है। कृषि में कौन सा पानी चाहिए, नहाने के लिए कौन सा पानी चाहिए, वॉशिंग के लिए कौन सा पानी चाहिए, ये पूरे बेहतरीन क्वालिटी से लेके उसमें है। पूरा टीडीएस कितना होना चाहिए, टीएसएस कितना होना चाहिए, पीएच कितना होना चाहिए, रफली 6.5 से 8 पीएच होना चाहिए। ये पूरे पैरामीटर हैं। ये पैरामीटर्स हैं और उन्हीं पर अगर आप खरा उतरते हैं तभी आपको वो पानी पीना चाहिए। मैं लौटती हूँ विक्रांत जी, जरा ये बताइए क्यों नोएडा और फरीदाबाद, खास तौर पर इन दोनों इलाकों की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दूषित पानी इन्हीं इलाकों का है? बिल्कुल, देखिए ये दोनों शहर इंडस्ट्रियल शहर भी हैं, हम ये चीज़ सभी जानते हैं। और जब इंडस्ट्रीज होती है तो पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ता है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो विदाउट ट्रीटमेंट पानी को ड्रेन में या कई बार रिवर्स बोर करके अंडरग्राउंड वाटर में डालते हैं, तो उससे भी वाटर की क्वालिटी ख़राब होती है। जहाँ तक आपका बहुत स्पेसिफिक सवाल है टीडीएस को लेके, तो टीडीएस नोएडा और फरीदाबाद में ज़्यादा ही रहता है, जिसका नेचुरल कारण भी कुछ हैं। कुछ अरावली रेंज यहाँ से निकलती है दिल्ली के पास से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, तो उसका भी बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है। यमुना यहाँ से निकलती है क्योंकि यमुना के एक तरफ राइट में फरीदाबाद है और लेफ्ट में नोएडा है, तो ये दोनों आपस में एक तरह से कहीं ना कहीं इन सब फैक्टर से प्रभावित हैं। लेकिन टीडीएस में हमें ये देखना होगा, जिसमें एनजीटी का भी ऑर्डर है कि टीडीएस किस टीडीएस तक आप पानी सीधे पी सकते। कई बार 100 टीडीएस है जो कि ठीक है, लेकिन लोग आरओ लगा लेते हैं। तो एनजीटी ने स्पेसिफिकली बोला है 500 से ऊपर अगर टीडीएस जा रहा है, जो कि नोएडा में कई जगह जा रहा है और फरीदाबाद में, तब आपको आरओ लगाना है। विक्रांत जी, हम आरओ वाले सवाल पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल, क्योंकि फिर उसके बाद हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनके पास भी जाना है। एक सवाल जरा स्पेसिफिकली बताइए, फरीदाबाद और नोएडा दोनों की बात आपने की। यमुना बेल्ट के एक तरफ फरीदाबाद है, एक तरफ नोएडा, और दोनों ही इलाके ऐसे जहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। जब इस बात को हम जानते हैं, आप खुद एनवायरमेंटलिस्ट हैं, हम इस बात को जानते हैं कि यहां पर पीने लायक पानी नहीं, लेकिन फिर भी हाई राइज बिल्डिंग्स को एनओसी दे दिया जाता है। क्या आप लोगों से या फिर क्या पर्यावरणविद से इस बारे में जानकारी नहीं ली जाती?
बिल्कुल, इस बारे में काफी चर्चा होती है जब कोई मास्टर प्लान बनाया जाता है कि पानी कहाँ से आएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहूँ भी, नई अथॉरिटी, नया शहर बन रहा है जेवर एयरपोर्ट के आसपास, तो वहां के लिए पानी के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है, हम लोगों ने भी इनपुट दिए हैं। तो नोएडा और फरीदाबाद की अगर बात करें तो उस दौरान हमारी एजेंसीज ने ये सजेस्ट किया था, स्टेट ने ये बताया था कि हम गंगा से पानी लेंगे और उस पानी को सप्लाई करेंगे। ग्राउंड वाटर की कोई बात नहीं थी, लेकिन आज बहुत ज्यादा और बड़े पैमाने पर ग्राउंड वाटर मिक्स करके गंगा में, जैसा कि अभी बोर्ड मेंबर ने महोदय जी ने भी बताया कि गंग नहर से भी पानी लिया जाता है और ग्राउंड वाटर से भी। तो गंग नहर का पानी तो फिर भी साफ है, वो गंगा का पानी है, लेकिन ग्राउंड वाटर जो मिलाया जाता है उससे प्रॉब्लम हो रही है नोएडा में और फरीदाबाद में। बिल्कुल, हमारे साथ दोनों हमारे चिकित्सक भी मौजूद हैं। डॉक्टर महेश्वरी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपके पास कुछ इस तरह की केस स्टडीज आती है जहां पर पानी से या फिर पीने वाले पानी से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हो, परेशानियां हो? देखिए, एक पहली समस्या तो यही है कि अगर आपका पानी शुद्ध नहीं होगा तो हम बहुत सारी बीमारियां, इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं वो लोगों में होते हुए देखते हैं। जैसे कॉलरा की बात करें, टाइफाइड की बात करें, पोलियो भी एक बहुत ऐसी बीमारी है जो कि पानी के द्वारा ट्रांसमिट हो सकती है। उसके अलावा तरह तरह के हमारे पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, पाचन शक्ति अच्छी नहीं रहती है या बार बार दस्त हो रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं अगर आप पानी शुद्ध नहीं पी रहे हैं तो ये सामने आती है। वही क्योंकि पानी में मिनरल कंटेंट भी होता है और कई बार हम देखते हैं कि हैवी मेटल्स जो होते हैं वो पानी में मिले होते हैं, और अगर वो पानी में हो तो फिर तो आपको बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां, खून की कमी होना, सीजर्स होना या जो है बहुत कैंसर्स वगैरह तक की समस्या इसकी वजह से हो सकती है। इसीलिए लोग पानी का शुद्धिकरण करते हैं ताकि जो हम उससे हमें ये सब नुकसान नहीं हो। और वही अगर हम देखें कि हार्ड वाटर अगर बहुत ज्यादा किसी एरिया में यूज हो रहा है तो वहां ज्यादातर लोग जो है उनकी समस्या रहती है कि बाल झड़ बहुत ज्यादा रहे हैं या डैंड्रफ बहुत हो रही है या त्वचा जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है। कभी कभी हम किडनी स्टोन्स वगैरह की समस्या भी हार्ड वाटर की वजह से देखते हैं। अगर बहुत ज्यादा हार्ड वाटर का इंटेक हो रहा है तो कभी कभी उस एरिया के लोगों में किडनी स्टोन्स की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है, या फिर डाइजेशन जो है उतना अच्छा नहीं रहता है बार बार हार्ड वाटर कंज्यूम करने की वजह से। ये तमाम चीजें अक्सर, क्योंकि हम लोग अक्सर उन लोगों में भी देखते हैं समस्या जो दिल्ली से नोएडा शिफ्ट होते हैं, अक्सर ये शिकायत रहती है कि यहाँ का पानी बहुत ज्यादा हार्ड है और बाल बहुत ज्यादा झड़ रहा है। डॉक्टर भाटिया, आपके पास आना चाहूंगी। कुछ इस तरह की केस स्टडी की पानी की वजह से या पानी पीने की वजह से लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली अगर बच्चों की बात करूं तो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बच्चों में देखें या एडल्ट्स में भी देखें, जिस तरह से अभी ब्रेन फंक्शंस ऑल्टर हो रहे हैं, काफी लोगों के हार्मोनल इश्यूज में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखें तो देखिए सबसे ज्यादा, अगर हम इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जो चीज देखें वो केमिकल वेस्ट अगर कॉन्टामिनेटेड हो जाए वाटर से, तो उसमें काफी सारे कार्सिनोजेनिक इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कैंसर को कॉज करते हैं। इम्यून सिस्टम को ये डायरेक्टली हमारे अफेक्ट करता है, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को, हमारी हार्ट डिजीज को ट्रिगर करता है, किडनी प्रॉब्लम जो है इससे काफी ज्यादा, जैसा अभी डॉक्टर माहेश्वरी ने भी बताया कि स्टोन की प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा बढ़ गई है स्पेसिफिकली इसी रीजन से। बॉडी में और भी कई तरह की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है, इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। बाकी जैसा हमने देखा कि पानी के अंदर अगर टॉक्सिन्स आ जाते हैं, स्पेशली अगर लेड, मरकरी इनकी बात करें, तो काफी तरह की न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। डायरेक्टली तो हम जैसा बात करते ही हैं कि हमारे ये अगर डायरेक्ट स्किन से जब भी कंटामिनेटेड वाटर से हम कांटेक्ट में आते हैं तो स्किन रैशेज, ईचिंग, एलर्जीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लौटूंगी आपके पास। मेरी सहयोगी नीतू भी हमारे साथ है और हम नीतू की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किस तरीके से आप मेजर करते हैं और नोएडा का फिलहाल टीडीएस कितना है वो भी आपको बताते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे टीडीएस होना कितना चाहिए और पीने लायक पानी किस तरीके से बनाया जा सकता है और आप कैसे पानी पीने लायक है या नहीं है उसमें फर्क समझ सकते हैं। पहले नीतू की रिपोर्ट देखिए। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो खराब हवा से तो आप परेशान ही होंगे, लेकिन अगर नोएडा में रह रहे हैं तो अब खराब पानी भी आपके लिए चिंता का सबब बन गया होगा, क्योंकि नोएडा का पानी बेहद खराब की श्रेणी में आ गया है। हाल ही में एक सरकारी लैब में जब इसकी जांच की गई तो ये पाया गया कि कई जगह पानी का टीडीएस 2500 से भी ज्यादा था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये पानी क्या वाकई में पीने योग्य होगा, क्योंकि WHO लगातार ये कहता है कि अगर पानी का टीडीएस 300 से ज्यादा है तो उसे नहीं पिया जा सकता। इसलिए तमाम लोग अपने घरों में अब आरओ लगाने लगे हैं, जिससे
पानी का नुकसान कम से कम उन्हें ना झेलना पड़े। ऐसे ही एक परिवार अभी हम पहुंचे हैं, यहाँ पर मेरे सामने 3 तरह का पानी है, जिसमें एक मिनरल वाटर है, एक आरओ का पानी है और एक टैप वाटर है। हम एक बार पहले चेक करेंगे और फिर हम परिवार वालों से बात करेंगे, क्योंकि ये 3 तरह का जो पानी है, इसमें से आरओ तो कॉमन है, मिनरल वाटर लोग घर में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन टैप वाटर से ही लोग नहाते हैं, ब्रश करते हैं और अमूमन जो घरों में रोजाना रोजमर्रा के काम होते हैं वो इसी टैप वाटर से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कैमरे में टैप वाटर को ही चेक करेंगे। तो ये सबसे कोने हमने टैप वाटर रखा था और यहाँ जब अभी हमारा कैमरा आपको दिखा रहा है तो ये लगभग 931 है। अब जरा आप सोचिए, ये इस घर का आंकड़ा है और ऐसे अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। इसका जो रेशियो है ये 500 से शुरू हुआ था और ये नोएडा के इलाकों में 2500 तक जाता है, जो कि सेहत के साथ खिलवाड़ कहा जा सकता है। अब अगर हम अगला पानी जो है, ये आरओ का पानी है, जो अमूमन सबके घरों में लगा होता है। आरओ बहुत कॉमन एक प्रक्रिया है जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर हम इस वाले पानी को चेक करें तो इसका आपको जो टीडीएस है वो 105 नजर आ रहा होगा अभी। नहीं, ये 86 है। थोड़ी देर पहले ये इससे ज्यादा था, लेकिन अभी ये 86 तक हो गया है, यानी ये पीने योग्य है। हालांकि इसमें से अब मिनरल्स जो हैं, यानी खनिज जो हैं, वो कम हो गए हैं। इसको लेकर भी WHO लगातार लोगों को चेताता है कि पानी में से खनिज एक साथ बहुत कम नहीं होने चाहिए, उसके नुकसान भी होते हैं। और ये है पैकेज्ड जो मिनरल वाटर होता है, इसका अगर हम टीडीएस देखिए तो ये 66 है, यानी इसमें जो खनिज पदार्थ हैं वो अब बिल्कुल खत्म हो गए हैं। यही वजह है कि लगातार जो डॉक्टर्स है, हेल्थ एक्सपर्ट्स है, वो भी कहते हैं कि इस तरह का पानी पीने से जो शरीर में आपके मिनरल्स जाने चाहिए वो भी नहीं जाते, तो एक तरह से ये भी लोगों को नुकसान ही पहुंचाता है। चलिए, नीतू की रिपोर्ट देख ली। विक्रांत जी, जरा समझाइए कि टीडीएस आखिर होता क्या, एक सरल भाषा में अगर हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहें। बिल्कुल, जैसा टीडीएस का आपने शुरुआत में जिक्र किया, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, जो कि एक तरह से उनको आम भाषा में कि मिनरल्स हैं एक तरह से पानी में। लेकिन हो क्या रहा है कि पॉल्यूशन की वजह से या कुछ नेचुरल रीजन से या फिर आरओ की सेटिंग हम इस तरह करा लेते हैं कई बार कि वो टीडीएस 100 से नीचे चला जाता है या फिर वो 1000 से ऊपर जा रहा है नेचुरल कारण से। तो ये दोनों ठीक नहीं है। अभी एनजीटी में ये बहुत डिटेल में इसमें हियरिंग हुई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, तो उन्होंने बोला है कि आप 500 तक अगर टीडीएस है तो आप पी सकते हैं, लेकिन नोएडा में तो 2500 तक है, तो लोगों को आरओ लगाना मजबूरी है। तो आरओ रामबाण नहीं है। आरओ को आप ये ना समझे कि आरओ लगा लिया तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। टीडीएस तो ठीक है, आपका कंट्रोल हो गया आरओ से, लेकिन अगर उसमें हैवी मेटल है या दूसरी चीजें हैं, दूसरे पॉल्यूटेंट्स हैं, तो वो शायद आरओ ट्रीट ना कर पाए, क्योंकि आरओ एक बहुत छोटा सा डिवाइस है, कोई वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है कि काफी बड़े प्लांट जैसे होते हैं जनरली। तो अभी जरूरत है कि हमारी अथॉरिटीज, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जैसे आप देखेंगे लंदन में आप कहीं किसी भी टैप से आप पानी खोल के पी सकते हैं। दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज में ऐसा ही है। नोएडा जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में भी ऐसा पानी प्रोवाइड किया जाए नागरिकों को कि उन्हें आरओ न लगाना चाहिए। बिल्कुल जी, हवा, पानी ये बेसिक नेसेसिटी है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अनिल भी मौजूद है। डॉक्टर अनिल, ये बताइए कि असल में जब हम पानी हम कहते हैं कि जो टैप वाटर है वो पीने लायक नहीं, यहाँ पर आपने मेरी सहयोगी की रिपोर्ट भी देखी, लेकिन उसके बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं आरओ पर। क्या आरओ पानी बिल्कुल सेफ माना जाता है? क्या हम उसको पी सकते हैं या फिर उसका कोई और विकल्प भी हो सकता है? देखिए, होना तो ये चाहिए कि सरकार जो टैप वाटर दे रही है वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए, बिकॉज दैट इज सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। और वो हर व्यक्ति, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के घर में आरओ हो। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो जरूरी नहीं है, वो तो मजबूरी में लोग लगाते हैं। और आरओ का वाटर भी अच्छा हो सकता है, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो अच्छे मिनरल्स हैं वो भी वो खत्म कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ उसमें बेसिकली टीडीएस है, फिल्टरेशन है, आप जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव करते हैं, पर आप क्या जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, बाकी चीजें, मैग्नीशियम है, जो नेसेसिटी है बॉडी के लिए, वो भी खत्म करते हैं। तो आरओ का भी अभी देखोगे, फिर आरओ से वेस्टेज बहुत होती है। आप देखिए, अगर 1 लीटर पानी बनाना तो कई लीटर ज्यादा वो वेस्टेज जाता है। अब वो वेस्ट में या तो आप उसको कहीं इस्तेमाल करें, नहीं तो नॉर्मली लोग उसको फेंक देते हैं, बाकी चीजें कर लेते हैं। तो आरओ इज नॉट ए गुड सॉल्यूशन, पर मजबूरी में, क्योंकि टीडीएस एक बड़ी चीजें हैं, उसके मुकाबले जो बाकी है, पीएच है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, वो चीजें कम आती हैं, तो उसकी वजह से हम लोग आरओ को लगा लेते हैं। पर आरओ इज नॉट ए, नॉर्मली जो सरकार द्वारा ट्रीटेड पानी है दैट शुड बी गुड।
अगर आप मुझे समय दें तो मैं थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा क्या विषय जी। ये अगर आप देखिए, जो नॉर्मली दो तरीके से पानी हमें मिलता है, एक तो सरफेस वाटर और एक ग्राउंड वाटर। सरफेस में हमारी नदियां हैं, स्वच्छ नदियां होती थी, और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यमुना है या हमारी इंडियन रिवर है, और फिर गंगा से भी पानी आता है, गंगा नहर से आता है, यमुना का मुनक नहर से आता है। हो क्या है कि हमारी नदियां पोल्यूटेड हो गई है। अब जब पोल्यूटेड हो गई है तो इनका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं कुछ पोर्शन में जाके, तो वो ट्रीटमेंट लायक पानी भी नहीं होता, जिसमें मजबूरी में सरकारों को भी, पर्टिकुलरली नोएडा जैसे क्षेत्र में, तो ग्राउंड वाटर और इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से ग्राउंड वाटर भी काफी पोल्यूटेड हो गया है। आप पानी की दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल और केमिकल। आप फिजिकल अपीयरेंस तो ठीक कर सकते हो, पर इनबिल्ट जो केमिकल उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसको ठीक करना मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि हमें नदियों को साफ रखना चाहिए, जिससे हमें अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर महेश्वरी, ऐसे में एक ऑप्शन बचती है, हम लोग जब भी कहीं बाहर या फिर आउटिंग में जाते हैं, हम सबसे ज्यादा हमको लगता है कि जो सेफ पानी है वो है बोतल बंद पानी, मिनरल वाटर हम लोग ले लेते हैं, बॉटल सील्ड बॉटल ले लेते हैं। क्या वो हमारी सेहत के लिए ठीक है? क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें प्लास्टिक के अंदर कोई चीज लेनी नहीं चाहिए, लेकिन वो पानी भी प्लास्टिक के अंदर ही आता है। बिल्कुल, देखिए नवजोत आपकी बात सही है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो लोगों को समझना चाहिए कि जब भी हम प्लास्टिक में रखा हुआ पानी कंज्यूम करते हैं, तब हम बहुत सारे प्लास्टिसाइजर्स जिन्हें हम बोलते हैं, इस तरह के केमिकल्स जो कि प्लास्टिक में होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और ये एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स होते हैं, यानी कि जो हमारा हार्मोन सिस्टम है पूरे शरीर का, उस सिस्टम को ये जो है खराब करते हैं, उसमें जो संतुलन होता है उसको ये बिगाड़ देते हैं। तो ये हमें तरह तरह से नुकसान देते हैं, और इसीलिए जो ये प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी मिलता है ये हमें उतना फायदा नहीं करता है। अक्सर कई बार थोड़े समय के लिए आप देखते हैं कि अचानक से पानी नहीं लाए घर से, या प्यास लग रही है, कोई बात है, तो लोग इस तरह से खरीद करके पी लेते हैं, लेकिन ये पानी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और वहीं इनका जो रेगुलेशन है, जो इनकी रेगुलेटरी बॉडी है कि इसमें कितनी मात्रा में चीजें होनी चाहिए, वो भी बहुत साफ तौर से अपने जो उनके मापदंड है वो नहीं बताते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ही शायद कम कंपनीज या कुछ ऐसा पानी मिलता होगा जो इस मापदंड को फॉलो करते होंगे या उस अनुपात में चीजों को डालते होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसीलिए हमें इसको पीने से जरूर बचना चाहिए, और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा शुद्ध का सेवन कर सके, वो बेहतर होगा। डॉक्टर भाटी ये भी बताइए, हालांकि डॉक्टर्स ही कहते हैं और वैसे कहा भी जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब भी चेंज ऑफ वेदर होता है तब कहा जाता है कि लिक्विड कंजम्पशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, जिसमें ज्यादा पानी पिए कहा जाता है। अब पानी की ये स्थिति हो गई है कि हम सोच रहे हैं कि वो पानी पीना भी चाहिए या नहीं पीना चाहिए। अब इंसान जाएगा कहाँ? क्या ऑप्शन बचता है? अगर पानी पिए तो किस तरीके से पिए फिर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें जैसा भी बात हम कर रहे थे कुछ टाइम पहले, जैसे दिल्ली के अंदर भी बारिश बहुत ज्यादा हुई थी और पानी जिस तरह से जल भराव काफी ज्यादा हो गया था, उस समय हम भी सब बता रहे थे कि बहुत जरूरी है ऐसे समय में ध्यान रखना कि सीवर लाइन और जो नॉर्मल सप्लाई है उसका पानी तो आपका कंटामिनेटेड नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पर अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है, क्योंकि अगर वो पानी कंटामिनेटेड हो गया उसमें, तो आपको फिर कई तरह की, जैसे बात की अभी बताया, आपको कई तरह के पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया उसमें कंटामिनेटेड हो जाते हैं, और उस तरह से कई तरह की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस, जो कि आमतौर पे हम देखते भी हैं हमेशा जब ऐसा सीजनल वेरिएशन होता है, तो उस टाइम वो पानी कंटामिनेटेड हो जाता है। और या फिर लोग कई बार बाहर खाते हैं, रोड साइड अगर कुछ भी आप ऐसा लेते हैं, वहां पर कंटामिनेटेड आपने पानी पी लिया, तो फिर आप हाइजीन का ठीक तरीके से ध्यान नहीं रख रहे। तो देखिए बहुत हद तक आपको इसमें अवेयर और अलर्ट थोड़ा रहना पड़ेगा, साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनके साथ जैसे इस तरह की काफी ज्यादा समस्या रहती है, उनको ध्यान रखना। और आपको लग रहा है कि पानी अगर ठीक नहीं है, डाउटफुल है, तो एटलीस्ट आप कुछ चीजें, जैसे पानी को आप उबाल कर उसके बाद आप पीजिए, तो कुछ कुछ चीजें आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें हमें सतर्कता बरतनी जरूरी है। विक्रांत जी देखिए, जाहिर सी बात है कि स्पेशली अगर मैं दिल्ली और एनसीआर, या आजकल तो हर जगह ये है कि आरओ लगा लो, आरओ सबसे सेफ है। और ये हाल सिर्फ हम दिल्ली एनसीआर का ना देखें, हम बाहर के दूर दराज के इलाकों की बात करें, इनफैक्ट मैंने तो कई गांवों में भी देखा है जहां पर लोग आरओ का पानी पी रहे हैं। अब ये बताइए कि आरओ का पानी कितना सेफ है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब हम बाहर जाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप बॉइल्ड वाटर पीजिए, डॉक्टर महेश्वरी ने बहुत अच्छी बात कही कि बोतल बंद पानी अगेन नुकसानदायक है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये कह के बेचती हैं पानी कि इसमें मिनरल्स हैं और ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आरओ का पानी, मिनरल वाटर, नॉर्मल बोतल बंद पानी,
क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास? बिल्कुल, देखिए जैसे एक्सपर्ट ने भी इशारा किया, ऑप्शन तो एक ही है कि हमारी नदियों का पानी साफ हो। तो पहले जैसे स्थिति थी, पहले पानी साफ होता था आज से 50-100 साल पहले, हम वहीं आ सकते हैं, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है इन हालातों में। तो ऐसे में आरओ और बोतल बंद पानी हमारे पास ऑप्शन बचता है। बाहर आप सफर कर रहे हैं, नो डाउट आपके पास बोतल बंद पानी का ही ऑप्शन है, बस उसे देख लीजिए, क्योंकि वो जो बोतल बंद पानी है उसके लिए भी रूल्स बनाए हुए हैं। FSSAI के नॉर्म्स है कि कितने महीने तक उसमें आप पानी रख सकते हैं। अब एक ही पानी की बोतल को कई लोग 1-1 साल तक यूज कर रहे हैं, तो फिर उसमें माइक्रोप्लास्टिक पानी में आ सकता है जो बार बार फिल करते हैं। तो इसके अलावा आरओ की जहां तक बात, आपने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा कि क्या आरओ का पानी सेफ है। आरओ का पानी आज के हालातों में सेफ माना जाता है, क्योंकि हमारी नदियों और तालाबों का और ग्राउंड वाटर हमारा पॉल्यूट हो चुका है। तो ऐसे में आरओ पर ही आपको भरोसा करना होगा। लेकिन आरओ में भी सजगता होनी हमें जरूरी है कि आरओ का TDS का लेवल हम बहुत कम ना करवाएं, क्योंकि कई बार लोग 100 से कम करवा लेते हैं, वो ठीक नहीं है। और इसके बारे में सरकार विचार करे, क्योंकि आरओ में पानी पूरी तरह साफ नहीं हो रहा, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए, सप्लाई वाटर उस लेवल का हो कि लोगों को अपने घरों में आरओ ना लगाना पड़े। क्योंकि आरओ में पानी की गुणवत्ता तो गिरी रही है, जो मिनरल्स होने चाहिए वो खत्म होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ उसमें वेस्टेज बहुत है। कई बार 1 लीटर साफ पानी बनाने के लिए 5 से 6 लीटर पानी की वेस्टेज होती है, यही बात जो कि हैजार्डस समझा रहे थे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यही है, देखिए हम कह रहे हैं कि सरकार हमें इस तरह, क्योंकि ये एक नेसेसिटी है कि हमें इस तरह का पानी उपलब्ध करवाया जाए जो सीधा टैप वाटर ही पीने लायक हो। लेकिन फिलहाल ऐसी कहीं भी आने वाले दिनों में कोई ऑप्शन हमें नजर आता नहीं है। पहली बात तो अवेयरनेस, जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। चर्चा हम कर रहे हैं दूषित हवा के बाद अब दूषित पानी की, और ये हाल फिलहाल दिल्ली और NCR का है। नोएडा के तमाम ऐसे इलाके हैं और फरीदाबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो पानी है वो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, और मेरे साथ स्टूडियो में विक्रांत जी मौजूद हैं। चर्चा हम कर रहे हैं। डॉक्टर स्वाति, आप क्या रिकमेंड करेंगी? क्योंकि जब हम वही बात आती है कि डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो तो कहते हैं कि पानी आप ज्यादा पिए, तो किस तरह से हम अपने लिए सेफ पानी ले सकते हैं? वो एक पानी का ग्लास जो हम पी रहे, कम से कम वो सेफ हो, हमारी सेहत को नुकसान न दे। लेकिन अब जो मैं बोलूंगी कि डिफरेंट सिचुएशंस में हम डिफरेंट ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। पहली बात देखिए, जब हम नेचुरल स्प्रिंग वाटर की बात करते हैं जो कि काफी शुद्ध पानी होता है और उसमें मिनरल वगैरह भी अच्छी मात्रा में होते हैं, तो उसके साथ परेशानी ये है कि वो बहुत लिमिटेड मात्रा में ही अवेलेबल है और ऐसे में बहुत कम लोगों तक ही वो पहुंच सकता है। दूसरी बात, अगर हम लोगों की करें, आमूमन तौर पे अगर हम करें, तो आरओ वाटर ही हमारे लिए इस वक्त सबसे अच्छा विकल्प है। चाहे मजबूरी का विकल्प है, लेकिन वही सबसे अच्छा है। क्योंकि ऐसी स्थिति में हम जहां ये बात कर रहे हैं कि मिनरल्स आरओ वाटर से बाहर निकलते हैं और उतनी अच्छी मात्रा में नहीं रहते, वहीं आरओ वाटर हमारे लिए बहुत सारे ऐसे कीटाणु हैं, बहुत सारे ऐसे हैवी मेटल्स हैं जिनकी वजह से और दिक्कत हो सकती है और ज्यादा संगीन बीमारियां हो सकती है, उनसे बचाने में कम से कम हमारी मदद करता है। क्योंकि पानी का जो स्रोत है वही इतना खराब है कि हम डायरेक्ट जब उसे नहीं ले सकते तो हम कितना मैक्सिमम उसको प्योर कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। दूसरी बात यह है कि कुछ तरह के मिनरल वाटर आते हैं, जैसे सोडियम रिच आता है, फेरस रिच है, मैग्नीशियम है, ये व्यक्ति विशेष अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं कि अगर किसी को बहुत ब्लड प्रेशर है तो वो सोडियम लो वाला जो वाटर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं जो लोग बहुत जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत स्पोर्टी हैं, तो उन लोगों को सोडियम रिच वाटर जो है वो लेना चाहिए, तो आप उसका चयन कर सकते हैं। जिनको पेट की तकलीफें ज्यादा रहती है, वो मैग्नीशियम या बाइकार्बोनेट जिस पानी में होता है वो उनके लिए बेहतर है, या जिनको बहुत ज्यादा हड्डियां कमजोर रहती हैं वो फ्लोरेट वगैरह ले सकते हैं। देखिए, हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये केवल पानी या खाने के द्वारा ही हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं। इनको हम खुद नहीं बना सकते अपने शरीर के अंदर। तो हमें प्रयास ये करना है कि अगर हमें पानी में कुछ चीजें, कुछ मिनरल्स कम मिल रहे हैं, उतनी अच्छी मात्रा में नहीं मिल पा रहे, तो हम खाने की चीजें ऐसी चूज करें जिनसे कि कम से कम हमें वो मिनरल्स मिल पाए और हमारे शरीर में वो कमी नहीं रहे। क्योंकि अभी हमारे पास विकल्प ज्यादा नहीं है, हमें आरओ वाटर, मिनरल वाटर, बॉटल वाटर, इन्हीं में से चयन करना है कि हम क्या पिए। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकती है? बिल्कुल डॉक्टर भाटी, अभी इसी को जो डॉक्टर स्वाति बता रही थी, मैं इसी में चाहूंगी कि आप अपनी बात को आगे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपने कहा था कि बॉइल्ड वाटर भी एक अच्छा और सेफ ऑप्शन हो सकता है।
देखिए, इसमें हमारा जो प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि इसमें 3 तरह की जो भी पानी से संबंधित बीमारियां होती है, जिसमें एक माइक्रोबायोलॉजिकल डिजीज हो गई, जो भी आपके बैक्टीरिया वायरस वगैरह की वजह से हो गई, या वाटर कॉन्टैक्ट डिजीज हो गई कि आप दूषित पानी के संपर्क में आते हैं, उससे संबंधित बीमारी हो गई, या वाटर हाइजीन से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो गई। तो इन तीनों चीजों का ध्यान रख के एटलीस्ट आपको ये चीजें तो अवॉइड करनी है। और इसको बहुत हद तक आप, अगर पानी आपका दूषित पानी किसी तरह से वो ठीक रहे, और जैसे डीमिनरलाइज्ड वाली एक इशू रहता है आरओ में, डेफिनेटली उसके लिए फिर और दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है। पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बीमारी फैलाने वाले पानी से अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करें। इसके लिए जरूरी है खास तौर पे कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अपने साथ आप पानी कैरी करें। इस तरह की अगर आप हेल्दी हैबिट को फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप एटलीस्ट जो वाटर बॉर्न डिजीज है और डायरेक्ट इस तरह के पानी से कॉन्टैक्ट में आने वाली जो बीमारियां, स्किन एलर्जीज है, आई से संबंधित प्रॉब्लम है, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम है, उन सब से आप बच सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, क्या कभी पानी साफ हो पाएगा? नहीं, पानी तो रेगुलरली साफ होता है। मैं 2 विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो पानी सप्लाई बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जो ट्रीटमेंट प्लांट है हमारे, चाहे दिल्ली के हों या एनसीआर के, नोएडा के, और एक है डायरेक्ट बोरवेल। मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि जो वाटर सप्लाई बाय द गवर्नमेंट एजेंसी आफ्टर द ट्रीटमेंट, वो आप इस्तेमाल करना चाहिए। जो डायरेक्ट, आपने देखा सैकड़ों या हजारों की तादाद में लोगों ने अपने घर में बोरवेल किए हुए, और बहुत से लोग, इवन दिल्ली में भी बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जब पाइपलाइन नहीं है, वो इस्तेमाल करते हैं। वो बिल्कुल वुमेन कंजप्शन के लिए वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी तो चेकिंग भी नहीं हुई है सरकारी सिस्टम में। ये तो है कि उसका फिजिकल और केमिकल। जहां तक आपने साफ करने की बात की, सरकारी एजेंसी जो है उनका एक स्टैंडर्ड BIS का पैरामीटर्स है, वो उसको उसी हिसाब से करते हैं। हाँ, जो हमारा इनपुट है, हमारी नदियां साफ होंगी तो नेचुरली होगा। आप देखिए, आप गंग नहर का पानी आता साफ आता है, आप मुनक नहर का पानी आता साफ आता है, पर यमुना में जैसे वजीराबाद के बाद पार करें तो गंदा हो जाता है। वजीराबाद में ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां पानी की क्वालिटी ठीक है। इवन कॉलोनीज टू कॉलोनीज, दिल्ली में भी देखे और नोएडा में भी देखें, जहां गंगा का पानी आता है वो अच्छा है, जहां पर बोरवेल को ट्रीट करके भेजते हैं वो थोड़ा सा और हल्का सा कम है वो उसमें क्वालिटी वाइज। जहां डायरेक्ट बोरवेल है बिल्कुल खराब है। तो नेचुरली इच्छा शक्ति है, और अभी दिल्ली जल बोर्ड की बात करें तो 990 MGD पानी वो आज सप्लाई कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट 1500 से भी ज्यादा है। पर अगर हम लोग अपनी नदियों को दूषित कर लें, क्योंकि प्रकृति की देन है, आप देखिए जब बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो कितना पानी आता था, बह जाता है। अभी हमारे को सारी स्कीम्स बन रही है इनको स्टोर करने की, जो रेन का वाटर है। तो नेचुरली अगर नदियां हमारी और नहरें दूषित नहीं होंगी तो पानी साफ करने की गवर्नमेंट की क्षमता है, वो साफ करके देंगी। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो डायरेक्ट ग्राउंड वाटर है वो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। विक्रांत जी, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन सरकार इस बात को जानती है। सवाल ये है कि कैसे जो एफर्ट सरकार डाल रही है, हालांकि अनिल जी बता भी रहे हैं उसकी कुछ बातें, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, किस तरह की जागरूकता की फिलहाल जरूरत है? बिल्कुल, इसके बारे में हम लोग लगातार अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, क्योंकि हम एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, तो पानी जागरूकता उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो उसके लिए लोग जागरूक हों। एक तो आप गाड़ियां जो धोते हैं हम लोग सीधे पाइप से, उसमें बहुत पानी की वेस्टेज होती है। पानी की वेस्टेज और पानी की गुणवत्ता दोनों आपस में कनेक्ट है। जैसे जैसे अंडरग्राउंड वाटर नीचे गया है, पानी प्रदूषित होता चला गया है। तो ऐसे में पानी की बर्बादी ना करें घरों में, और साथ ही साथ ये आरओ जहां जरूरत है वहीं पे लगाए, क्योंकि आरओ से भी पानी की और बिजली की वेस्टेज होती है। साथ ही ये चिल्लर प्लांट आजकल घर घर में लग गए हैं। आप देखेंगे जो अवैध कॉलोनी बनी हुई है नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर में, उनमें पानी बेचने का एक नया कारोबार खड़ा हो गया है, जो कि कई सौ करोड़ का कारोबार है, और उसमें पानी की बर्बादी काफी होती है। तब वो आपको 20 लीटर के जार में पानी देते हैं। वो अवैध प्लांट है, उनको कोई लाइसेंस नहीं है प्रॉपर। तो ऐसे में वहां भी पानी की बर्बादी हो रही है, उसको भी रोकना है। अपने रोजमर्रा के जीवन में भी हम अपनाएं कि कैसे पानी की बर्बादी कम से कम हो। हम अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए आपको ये भी बता रहे हैं कि कितना हार्ड है नोएडा का पानी। नोएडा के अलग अलग इलाकों में किस तरीके से जो TDS की मात्रा है वो कितनी है। लेकिन मैं चाहूंगी विक्रांत जी, आप जरा हमें ये बताइए कि अगर हम पानी को पीने लायक बनाएं तो कितनी मात्रा TDS की होनी चाहिए, और कितनी मात्रा तक पीने लायक पानी हो सकता है, और कब हमें वो पानी पीना है और कब नहीं पीना?
बिल्कुल, देखिए इसके बारे में स्टैंडर्ड फिक्स है। वैसे तो पानी के पीने ड्रिंकिंग वाटर के लिए पैरामीटर्स होते हैं 9 से 12 पैरामीटर्स है, लेकिन यहाँ टीडीएस की बात खासकर हो रही है। तो टीडीएस को लेके डब्ल्यूएचओ के मापदंड है जिनको पूरी दुनिया मानती है। कई बार स्टेट लेवल पर, राष्ट्र लेवल पर अपने भी पैमाने होते। तो मैं सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो 50 से 300 तक टीडीएस लेवल जो है सेफ माना जाता है, गुड फॉर ड्रिंकिंग है। उसके अलावा 300 के ऊपर अगर आप जाते हैं तो 600 तक ठीक है, आप पी सकते हैं। उस 600 से ऊपर अगर आप जाते हैं तो वो फिर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होता चला जाता है, जो लॉन्ग टर्म में आपको काफी प्रभावित कर सकता है। और अगर हम आरओ का देखें तो उसको कहां तक उसका टीडीएस फिक्स करवा सकते हैं? देखिए, टीडीएस लोग 100 से नीचे करा लेते हैं, उससे पानी का टेस्ट भी बदलता है। 100 से नीचे नहीं कराना चाहिए। भारत सरकार का जहां तक हमने रिसर्च किया है, हमारे देश में 100 से आगे रखने की बात होती है, 100 से ज्यादा। 100 से नीचे टीडीएस सजेस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन डब्ल्यूएचओ या कई कंट्रीज ने उसको 50 तक सेफ माना है। बिल्कुल, और हम साथ ही साथ टीडीएस चार्ट भी आपको बता रहे हैं कि 50 से 300 तक अगर है तो वो सेफ है पानी पीने के लिए। डॉक्टर महेश्वरी, बच्चों के लिए क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए, बच्चों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कई लेवल पे काम करने की जरूरत है। एक पेरेंट लेवल पे हमें काम करने की जरूरत है कि पेरेंट्स जो है वो इस चीज की अहमियत को समझे कि कैसे बच्चों को सही शुद्ध पानी पिलाना बहुत जरूरी है। और खास तौर से हम बच्चों में जो रेस्पिरेटरी और डायरियल डिजीजेस देखते हैं बहुत ज्यादा होती हैं, वो अशुद्ध पानी की वजह से ज्यादा होती है। वहीं दूसरा कम्युनिटी लेवल पे जैसे हमारे RWAs हैं, वाटर को क्लोरिनेट करने की जरूरत है, या पानी के सोर्स से आ रहा है, हमारे टैंक साफ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सब चीजों का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा वही मैं बोलूंगी कि एक स्कूल लेवल पर भी हमें इस चीज को देखने की जरूरत है कि जो वाटर स्कूल में बच्चे पी रहे हैं वो कितना शुद्ध है या नहीं है, क्या स्कूल के इंतजाम उतने अच्छे हैं, वो इस चीज का शुद्धता का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, वहां पानी किस तरह का उपलब्ध है, क्योंकि बच्चे कितना भी पानी घर से लेकर के जाए वो खत्म होता है और आपको स्कूल से पानी पीने की जरूरत पड़ती ही है। तो ये 3 लेवल्स पे जो है देखने की जरूरत है। और वही सरकार को जो मापदंड बनाए गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनका पालन कितना हो रहा है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि मापदंड बन जाते हैं और वो केवल कागज पर रह जाते हैं, कोई भी उनको आगे फॉलो नहीं करता है। ये देखा सर्वेलेंस नहीं होती है, बार बार जो है चेक्स नहीं होते हैं, सरप्राइज चेक्स नहीं होते हैं कि क्या जो पानी है उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी है, शुद्धता है या नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर भाटी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर भाटी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए चाहे वो दांत हो, स्किन हो या हमारे बाल हो, सबसे ज्यादा असर इन पर भी पड़ता है। हम पानी को स्वच्छ कर लेंगे, बॉयल कर लेंगे, हम पी लेंगे, लेकिन हम उसी हार्ड वाटर से अपना फेस वॉश कर रहे हैं, बाल धो रहे हैं, ब्रश हम उसी से कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, हम हर बार इतना पानी बॉयल नहीं किया जा सकता, या फिर इतना आरओ सिस्टम घर पे बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो लगाएं कि नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हर चीज के लिए वो आरओ पानी यूज करें। बिल्कुल, देखिए इसके लिए कोई ऐसा सच ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपका हार्ड वाटर है तो डेफिनेटली वो आपको अफेक्ट करेगा। और पानी 2 चीजें हैं कि ठीक है, आपको स्किन को, आपकी आईज के लिए, आपके हेयर के लिए वो ठीक नहीं है, आपके दांतों के लिए ठीक नहीं है, बट कई बार आप उसी पानी को स्वॉलो भी कर लेते हैं, और खासतौर पे बच्चों में इस तरह की चीज देखी जाती है। तो आप जितना हो सके गवर्नमेंट के स्तर पे जो है, पर उसका आपको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उस पानी से लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्पेशली जो ये डायरेक्ट एक्सपोजर वाले हमारे ऑर्गन्स हैं उनको इसका इफेक्ट पहुंचता है। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, आपसे भी जानना चाहूंगी, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, कहां से शुरुआत हो सकती है? अपनी तरफ से एक इंडिविजुअल क्या पहल कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो वाटर की वेस्टेज है वो रोकनी चाहिए। पानी को जो दूषित हम लोग कर रहे हैं वो, क्योंकि ये रिसाइकिल है, पानी को ही रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, और पानी में एवोपरेशन बहुत कम होती है। और ये जितना भी अवेलेबल है पानी, आप देखिए नॉर्मली जो नॉर्मल वाटर है वर्ल्ड के अंदर, वो उसकी क्वांटिटी 1% से भी कम है। आप देखिए जो सरफेस वाटर है, तो पानी जो प्रीशियस है हमें उसको खराब नहीं करना चाहिए, जुडिशली इस्तेमाल करने चाहिए। कई जगह हमने देखा है कि लोगों के पास पानी आ रहा है तो वो वेस्टेज कर रहे हैं, और कई जगह पानी की अवेलेबल नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा, डायरेक्ट जो बोरवेल करके पानी का इस्तेमाल करते हैं वो नहीं करना चाहिए, वो खतरनाक है, उससे बहुत सारी बीमारी होंगी। क्योंकि नहीं है, सरकारी पानी जो आ रहा है, चाहे टैंकर के माध्यम से आ रहा है, चाहे पाइपलाइन के माध्यम से आ रहा है, चाहे किसी और माध्यम से, उसी को इस्तेमाल करें। क्योंकि अब तो सरकार ने जो अनऑथराइज कॉलोनीज है उसमें भी पाइपलाइन बिछानी शुरू कर दी है, वहां फिर भी हमारे पैरामीटर चेक होके आते हैं। मैंने कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज को हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, फिजिकली चेंज हो जाती है, तो इसलिए जो सरकार द्वारा पानी सप्लाइड है उसी पे ज्यादा करना चाहिए।
उसमें हो सकता है जो सरकार पानी दे रही है उसमें टीडीएस की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो, ये मैं एडमिट करता हूँ, पर फिर भी बाकी चीजें जो उसमें हैं कुछ ना कुछ उसकी प्योरिफिकेशन होती है। और अगर आप देखें पहले भी अगर गाँव की बात करें तो हम लोग कुछ गोली वगैरह क्लोरीन वगैरह की डालते थे, तो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। कहीं अगर गाँव में ऐसी जगह है जहाँ ना पोर्टेबल वाटर है ना टैंकर से पानी है, तो वहाँ एक व्यवस्था बनी हुई है। मैं बहुत जगह देखता हूँ वहाँ एक स्टोरेज की पानी की है, वहाँ क्लोरीन की टेबलेट और बाकी चीजें उसके सेटलमेंट होनी चाहिए और उसको सेटल होना चाहिए, ऊपर का पानी इस्तेमाल करनी चाहिए। प्रिकॉशन करें और वेस्टेज बिल्कुल ना करें। मेरे निवेदन आने वाली पीढ़ी के लिए, देखिए हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और पानी उतना ही है, बारिश में पानी हम बचा नहीं पा रहे पहली बात तो, और जो पानी अवेलेबल उसको हम गंदा कर रहे हैं। और पानी हमारी बेसिक है, हवा हम दूषित कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पानी को हम दूषित कर रहे हैं क्योंकि ठीक नहीं कर पा रहे। तो अब दोनों चीजें, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां को बहुत मुश्किल होने वाली है और हमारी पीढ़ी को भी अब होने लगी है। आप देखिए बहुत सी जगह आपने स्टोरी में दिखाया कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, फिर भी बेसिक नेसेसिटी जो हमारी है, अभी एक एक्सपर्ट बताते हैं गाड़ी धोने में, बाकी चीजों में। आप देखिए जो आरओ का पानी निकलता है उसको हम गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल, उसको बाकी बर्तन धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बाकी चीजों में कर सकते हैं। तो पीने के लिए हमारा बड़ा जरूरी पानी है, वो हमें रखना चाहिए। बाकी हमें पानी बचाना चाहिए, पानी को गंदा ना करें। बिल्कुल, हमें लगता है हम सीवर जनरेट कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल, क्या बिल्कुल। विक्रांत जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आजकल हम ये भी देखते हैं कि नॉर्मली जो प्योर वाटर के नाम पर 10 लीटर 15 लीटर की बड़ी बड़ी बॉटल्स आती है, क्या वो सेफ है पीने लायक? बहुत सारे आप देखेंगे कुछ ब्रांड है जिनको प्रॉपर परमिट मिले हुए हैं, एफएसएसआई से उनके पास सर्टिफिकेट है। और आप देखिए पानी के लिए अगर पानी आप बेच रहे हैं तो सबसे ज्यादा एनओसी चाहिए होती है, इतने डिपार्टमेंट से लेना होगा, फूड सेफ्टी और तमाम। अगर उनके पास वो सारे पैरामीटर्स और एनओसीज हैं तभी आप उनसे पानी लें। ये जो जगह जगह अनऑथराइज तरीके से प्लांट्स खुल गए हैं, ये स्वास्थ्य के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको जागरूकता की जरूरत है और गवर्नमेंट भी इसके बारे में अवेयर कर रही है। तो हमें जरूरत है कि हम अपने जो जल स्रोत हैं, हमारे तालाब, पोखर, अपनी नदियां, इनके संरक्षण के लिए भी सामने आए, क्योंकि आने वाला पीढ़ी, जैसे मेंबर साहब ने अभी बताया है, सीपीसीबी के जो अधिकारी हैं, कि अगली पीढ़ी के लिए पानी का संकट आएगा और ये हमारे लिए भी खड़ा होगा। हमारे लिए शुरू ही हो चुका है संकट। आप देखिए आज हम इस पे इतनी बड़ी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छी बात डॉक्टर अनिल ने भी कही कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर पानी मिल रहा है लेकिन मजबूरी में उस हार्ड वाटर को लोग कंज्यूम कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या है ये भी हम जान रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर महेश्वरी, आपसे भी मैं एक आखिरी सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगी। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है, जब डॉक्टर साहब ने आने वाली पीढ़ी का जिक्र किया, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें या फिर उन इलाकों की भी बात करें जहां लोग मजबूर हैं इस तरह का पानी कंज्यूम करने के लिए, ऐसे में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? बिल्कुल, देखिए उनको भी बहुत नुकसान होता है क्योंकि प्रेगनेंसी खासतौर से ऐसा वक्त होता है जब बहुत सारी दवाइयों पे पाबंद होता है, अब उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो बच्चे के लिए नुकसानदायक होता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी बार बार बीमार पड़ती है, उसको इन्फेक्शियस डिजीजेस हो रही है या मिनरल्स की कमी की वजह से उसको खून की कमी हो रही है या हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो वो उसका प्रभाव जो है वो बच्चे के ऊपर भी पड़ता है और इसीलिए बच्चे भी हम कई बार देखते हैं कि ऐसी स्थिति में उतने हिष्ट-पुष्ट नहीं होते हैं, उनका वजन कम रहता है या कई बार बच्चों का जन्म जल्दी हो जाता है। तो बहुत ज्यादा खासतौर से जो हमारी गर्भवती महिलाएं, उनके लिए ध्यान रखने की जरूरत है कि उनका पानी और खाना दोनों ही शुद्ध होना और अच्छे जो है मिनरल्स और जो हम जिनको बोलते हैं कि विटामिन हैं, उन सब चीजों का सेवन करना बहुत जरूरी, क्योंकि बच्चे का उस वक्त जो पूरा शरीर है, जो अंग है उसके सारे, वो सब विकसित हो रहे हैं गर्भ में और वो जो है पूरी तरह से मदर के खाने के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि जो भी खाना पानी माँ ले रही है वही बच्चे तक भी पहुंच रहा है। तो वो जितना शुद्ध है, जितना अच्छा होगा, उतना ही बच्चे की सेहत पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि गर्भवती महिला जो है वो अच्छा शुद्ध पानी का सेवन करे और खाना भी उतना ही अच्छा खाए। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी को लेकर हम सब जागरूक हो जाएं। सेव द वाटर, इसको लेकर तमाम मुहिम चलाई जाती है। जल ही जीवन है, बार बार कहा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन को कहीं ना कहीं खुद ही दूषित भी कर रहे हैं और हम मजबूर हो रहे हैं कि हम उस पानी को कंज्यूम करें। तो कोशिश अपनी तरफ से भी करनी चाहिए, हालांकि सरकार की तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम जो बेसिक नेसेसिटी है लोगों की, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी, लोगों को ये जरूर मैसर हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।